दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आज आप सभी के लिए कक्षा 10 विषय विज्ञान का पेपर लेकर आया हूं, जिसका पेपर कोड 824 IK है और यह यूपी बोर्ड का पेपर है। और मेरी आप सबसे यह रिक्वेस्ट है कि इसे सभी पेपर बोर्ड वाले बच्चे कर लें, क्योंकि लगभग एक तरह के ही पेपर आते हैं और सिलेबस भी सेम होता है। तो बिना समय को गंवाए हम पेपर को हल करना शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन है सीधा आभासी छोटा, दूसरा ऑप्शन है सीधा आभासी बड़ा, तीसरा ऑप्शन है सीधा वास्तविक बड़ा और चौथा है सीधा वास्तविक छोटा। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सीधा आभासी बड़ा सही हो जाएगा, क्योंकि जब हम अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अत्यधिक बड़ा होता है और आभासी होता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न आता है, दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस, तीसरा ऑप्शन है द्विफोकसी लेंस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन उत्तल लेंस राइट हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न में बच्चों को बहुत ही डाउट रहता है, क्योंकि उन्हें कन्फ्यूजन रहता है उत्तल लेंस लगा दें या उत्तल लेंस। तो दोस्तों, जब आपसे दूरदृष्टि दोष पूछे तो उत्तल लेंस लगाना है। जैसे दूरदृष्टि दोष में 2 शब्द हैं, इसीलिए उत्तल लेंस में 3 शब्द हैं। और यदि निकट दृष्टि दोष पूछता है तो आपको अवतल लेंस लगाना है, क्योंकि अवतल लेंस में 4 अक्षर होते हैं और इसमें 3 अक्षर होते हैं। ये आपके लिए एक ट्रिक है, इसे ज़रूर ही याद कर लेना। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा। तो इसे आप सभी लोग हल कर लेना। और इसका पहला ऑप्शन है 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन है 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन है 0.1 मीटर दूरी का उत्तल लेंस और चौथा ऑप्शन है 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आप सभी लोग कहेंगे तो मैं इस पेपर का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि यदि मैं सभी का डेरिवेशन करूंगा तो मुझे बहुत ही समय लग जाएगा और इस समय आपका ज़्यादा समय बर्बाद करना अच्छा नहीं है। तो चौथा प्रश्न आता है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण कौन सी होती है। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बैंगनी राइट हो जाएगा, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा झुकी होती है और सबसे कम लाल झुका होता है। और लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। फिर इसके बाद पांचवा प्रश्न आता है, R1 व R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो समांतर क्रम के लिए फ्रेंड्स फार्मूला ये होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको जब हल करेंगे तो R1 × R2 हम एलसीएम ले लेंगे। फिर इसके बाद ऊपर आ जाएगा R2 प्लस R1, और जब इसको हम पलटेंगे तो हमारा दूसरा ऑप्शन अर्थात R1 × R2 बटे R1 प्लस R2 वाला राइट हो जाएगा। फिर इसके बाद छठा प्रश्न आता है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। पहला ऑप्शन है नाइक्रोम का, दूसरा ऑप्शन है लोहे का, तीसरा ऑप्शन है कांस्टेंट का और चौथा है टंगस्टन का। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाइक्रोम का तार हीटर में लगा होता है।
इसके बाद 7वां प्रश्न आता है, विद्युत सेल में रूपांतरण होता है। इसमें पहला ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, दूसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, तीसरा ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में और चौथा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। तो विद्युत सेल में विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जिसमें विद्युत का परिवहन करने पर यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद 8वां प्रश्न आता है, रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 + 2H2O + Y के बराबर है 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl में Y क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा ऑप्शन है H2S और चौथा ऑप्शन है Cl2, तीसरा ऑप्शन है SO2। तो इसमें तीसरा ऑप्शन SO2 राइट हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 9 आता है, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। इसमें पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा ऑप्शन है NaHSO4, तीसरा ऑप्शन है Na2SO4 और चौथा है KCN। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन NaHSO4 राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा 10वां प्रश्न आता है, मेट में मुख्यतः होता है। पहला ऑप्शन है FeS, दूसरा ऑप्शन है Cu2S और तीसरा ऑप्शन है Cu2S तथा FeS और चौथा ऑप्शन है Cu2S तथा FeS3। तो इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 11 आता है, जिसमें डैश डैश कर PCl5 से CH3COCl + POCl3 + HCl दिया है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देना। फिर इसके बाद 12वां प्रश्न आता है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसमें पहला ऑप्शन है Na2O, दूसरा ऑप्शन है MgO, तीसरा ऑप्शन है Al2O3 और चौथा है P2O5। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन Al2O3 राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा 13वां प्रश्न आता है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो फ्रेंड्स प्रोपेन शब्द का मतलब है 3, जिसमें 3 कार्बन होंगे उसी को हम प्रोपेन कहेंगे। क्योंकि प्रोपेन है ये एल्केन श्रेणी का है, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा C3H8। इसके बाद हमारा 14वां प्रश्न आता है, हाइड्रा में प्रजनन होता है। पहला ऑप्शन है मुकुलन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है विखंडन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है खंडन द्वारा और चौथा ऑप्शन है कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन मुकुलन द्वारा राइट हो जाएगा। मुकुलन द्वारा यीस्ट में भी जनन होता है और विखंडन द्वारा अमीबा में जनन होता है, कायिक परिवर्धन द्वारा गन्ने में जनन होता है, कह सकते हैं गन्ने का उदय होता है। इसके बाद 15वां प्रश्न आता है, पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा ऑप्शन है हरित लवक में और चौथा ऑप्शन है केंद्रक में। तो फ्रेंड्स इसका दूसरा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया राइट हो जाएगा, क्योंकि पाइरूवेट का क्रेब्स चक्र द्वारा विखंडन होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 आता है, जिसमें मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है पोषण, दूसरा ऑप्शन है श्वसन, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन और चौथा ऑप्शन है परिवहन। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन उत्सर्जन राइट हो जाएगा। और पोषण से संबंधित आहार नाल होता है, श्वसन से संबंधित फेफड़े होते हैं और परिवहन से संबंधित हमारा रक्त होता है। इसके बाद 17वां प्रश्न आता है, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। पहला ऑप्शन है मंदिर में, दूसरा ऑप्शन है स्कूल में, तीसरा ऑप्शन है गुरुकुल में और चौथा ऑप्शन है गिरजाघर में। तो इसमें हमारा फ्रेंड्स चौथा ऑप्शन गिरजाघर में राइट हो जाएगा। मेंडल ने गिरजाघर में ही अध्ययन किया था और वहीं पर इन्होंने अपना प्रयोग भी किया था मटर पर। फिर इसके बाद 18वां प्रश्न आता है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है अंडाशय में, दूसरा ऑप्शन है अंडवाहिनी में, तीसरा ऑप्शन है गर्भाशय में और चौथा ऑप्शन है योनि में। तो फ्रेंड्स इसका हमारा तीसरा ऑप्शन गर्भाशय में राइट हो जाएगा। यहीं पर कॉपर टी वगैरह लगाए जाते हैं जिससे कि महिलाएं गर्भ धारण ना कर पाएँ। फिर इसके बाद 19वां प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा अंग
पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? पहला ऑप्शन है जायांग, दूसरा है पुंकेसर, तीसरा है वर्तिकाग्र और चौथा है अंडाशय। तो फ्रेंड्स इसका हमारा दूसरा ऑप्शन पुंकेसर राइट हो जाएगा। और ये जो वर्तिकाग्र है ये स्त्री का प्रतिनिधित्व करता है और जो अंडाशय है वो भी स्त्री का ही प्रतिनिधित्व करता है। ये स्त्री केसर के पार्ट हैं। इसके बाद 20वां प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है? पहला ऑप्शन है बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना। दूसरा ऑप्शन है अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद करना। और तीसरा ऑप्शन है वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारे वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं खंडवा, जिसमें उपभाग नंबर 1 है। इसमें पहला न्यूमेरिकल दिया है, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो और प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकल है और जो कि बहुत ही ईजी है। इसमें फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है और आवर्धन क्षमता 5 दी है। यदि आप सभी लोग मुझसे कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं अवश्य ही इसका हल प्रोवाइड करूंगा, वरना ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल आता है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के लंबवत तथा प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। फिर 23 नंबर प्रश्न आता है, 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट विभवांतर लगा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कर लेना है। तो इस प्रकार का भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे भी आप सभी लोग ज़रूर ही कर लेना। इसे करने के लिए सबसे पहले आप लोग इसको श्रेणी क्रम में जोड़कर तुल्य प्रतिरोध निकाल लेना, फिर उससे धारा का मान निकाल लेना और उसके बाद फिर से एक एक प्रतिरोध को डालकर उसमें जो विभवांतर होगा उसे ज्ञात कर लेना। यदि आप सभी लोग कहते हैं तो मैं अवश्य ही इसको करवा दूंगा। फिर इसके बाद 24 नंबर प्रश्न आता है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों की कार्यप्रणाली एवं आवरण के रंग लिखिए। इसके बाद इसके अथवा में दिया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा दाहिने हाथ के नियम को स्पष्ट कीजिए। यह किन भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है? तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप सभी लोग इन्हें ज़रूर ही कर लेना। और ये फ्लेमिंग का जो नियम है इससे मोटर की धारा की दिशा ज्ञात की जाती है और जबकि जो अंगूठे का नियम है इससे जो जनरेटर होता है उसमें प्रवाहित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। इसके बाद हमारा 25 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जिसमें लेड नाइट्रोड को गर्म करना है तो लेड नाइट्रोड को गर्म करने पर PbO और NO2 बनेगा। फिर इसके बाद दूसरा है एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया। और फिर तीसरा है जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया। और चौथा है सोडियम सल्फेट विलेन की बेरियम क्लोराइड विलेन से अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स इन सभी को भी आप अपने आप ही कर लेना और आपका प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं थे और ये सभी आसान है। इन्हें आप सभी लोग ढंग से करना और ज़्यादा टेंशन मत लेना परीक्षा के विषय में। फिर 26 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। पहला है समजातीय श्रेणी, दूसरा कार्बन की सर्वतोन्मुखी प्रकृति। तो समजातीय श्रेणी फ्रेंड्स उसे कहते हैं जिसमें
जो अणुसूत्र समान होता है परंतु संरचना सूत्र भिन्न होता है। इसमें सजातीय श्रेणी के आपको गुण भी याद कर लेना है, जिसमें सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य के मध्य 14 अणुभार का अंतर होता है, एक CH2 का अंतर होता है और इनके जो रासायनिक गुण होते हैं वे लगभग समान होते हैं। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो इसमें फ्रेंड्स आपको कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के अंतर्गत आपको इसकी श्रृंखलन प्रवृत्ति के विषय में लिखना है और चतुसंयोजकता के विषय में लिखना है और सहसंयोजक बंध के विषय में लिखना है, छोटी छोटी हेडिंग्स बनाकर। फिर इसके बाद 27 नंबर प्रश्न आता है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखे। तो फ्रेंड्स पहला है CH3COOH। तो इसमें कार्बन 2 है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए इसका IUPAC नाम एथेनोइक एसिड हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा है CH3CH2CH2Cl। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लोरीन है और कार्बन की संख्या 3 है, इसलिए यह क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका IUPAC नाम एथीन हो जाएगा क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित हैं। फिर इसके बाद वाला प्रश्न आता है साबुन क्या है। साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तथा साबुन की 2 विशेषताएं भी लिखिए। इसके बाद अथवा में आते हैं प्रश्न ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं उन्हें कहते हैं जो ऊष्मा को बाहर निकालती हैं और ऊष्मा शोषी उन्हें कहते हैं जो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है pH मान क्या है, इसका हाइड्रोजन आयनन सांद्रण से क्या संबंध है। तो pH मान फ्रेंड्स यह एक प्रकार का पैमाना है जो किसी विलयन के विषय में हमें बताता है या अम्लीय है या क्षारीय है। ये 0 से 14 तक होता है, जिसमें मध्य में 7 आता है तो उसे उदासीन कहते हैं और यदि 7 से कम pH आता है तो उसे अम्लीय कहते हैं, 7 से ज़्यादा आता है तो उसे क्षारीय कहते हैं। और इसका हाइड्रोजन आयन से संबंध pH बराबर -log pH बराबर -log/10 और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होता है। फिर इसके बाद ग नंबर प्रश्न आता है खनिज तथा अयस्क में अंतर लिखिए। फिर उपभाग नंबर 3 अर्थात बायोलॉजी से आता है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो फ्रेंड्स भोजन के पाचन में लार अपनी बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। लार में एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन में उपस्थित मंड का पाचन करता है और उसे चिपचिपा बनाता है, जिससे हमें भोजन को निगलने में आसानी होती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उन्हें रोक देता है, जिसके कारण हमें कैंसर जैसी घातक बीमारी से सुरक्षा प्राप्त होती है। और ओजोन का सूत्र O3 होता है। फिर इसके बाद 29 नंबर प्रश्न आता है स्वपरागण तथा परपरागण में विभेद कीजिए। तो फ्रेंड्स स्वपरागण और परपरागण में आपको विभेद करना है। स्वपरागण में जो पुष्प के परागण हैं उसी के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, जबकि परपरागण में एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं। और स्वपरागण में सभी पुष्पों का निषेचन होता है, जबकि परपरागण में सभी पुष्पों का निषेचन नहीं हो पाता है और स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि परपरागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको अंतर लिख लेने हैं। फिर इसके बाद ख नंबर प्रश्न आता है परिवार नियोजन की किन्हीं 2 स्थायी विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो फ्रेंड्स परिवार नियोजन की 2 स्थायी विधियां हैं,
एक है वेसेक्टोमी, जो पुरुषों में पाई जाती है। इसमें जो पुरुषों की शुक्रवाहिनी होती है उसे काट कर उसमें गांठ लगा देते हैं, जिसमें जो शुक्राणु होते हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं। और महिलाओं में पाए जाते हैं नलबंदी, जिसमें महिलाओं के फैलोपियन नलिका को काट कर बांध देते हैं, जिससे उनके जो शुक्राणु हैं वो निषेचन क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाते हैं और निषेचन नहीं होता है। तो ये आपकी 2 विधियाँ हो गई। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 23 का, जिसमें है किन्हीं 2 पादपों के नाम एवं किन्हीं 2 पादप हार्मोनों के नाम एवं कार्य लिखना है। तो पादपों में मुख्यतः 4 हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसमें पहला है ऑक्सिन हार्मोन। तो ये जो ऑक्सिन हार्मोन है पौधों की जो टप होती है उस पर पाया जाता है और वृद्धि, पुष्पन आदि को नियंत्रित करता है। और एक एथिलीन हार्मोन होता है जो गैसीय अवस्था में होता है और ये उसमें जो फलों का पकना होता है उस पर नियंत्रण करता है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर ख आता है, जिसमें है किन्हीं मानव में शुक्राणु की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करना है। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर शुक्राणु की रचना करना है, जिसका चित्र कुछ इस प्रकार से आपको बना देना है और इसमें क्रियाविधि का भी वर्णन करने को बताता है। तो फ्रेंड्स शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, एक को सिर कहते हैं, एक को मध्य भाग कहते हैं और एक को पूंछ कहते हैं। तो जो ये सिर होता है इसमें केंद्रक होता है और एक्रोसोम होता है जो अंड की कोशिका को छिद्र करके उसमें निषेचन करने में सहायता होता है। और जो मध्य भाग होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है जो कि इसे ऊर्जा प्रदान करती है। और जो पश्च भाग होता है वो इसे चलने में सहायता प्रदान करता है और दिशा बदलने में। फिर इसके बाद आता है अथवा में प्रश्न, लक्षणों की वंशागति के नियम में मेंडल के प्रयोगों के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो इसे भी आपको फ्रेंड्स कर देना है, अथवा में है ये। तो इसी के साथ हमारा पेपर समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी भेजेंगे, क्योंकि इस समय मतलब आप सभी को अपने फ्रेंड्स को भेजना है ताकि वो भी आपके साथ बेहतर कर सकें। और आप लोग जब साथ में टहलें तो आप लोगों को कहें हाँ ये अच्छे दोस्त हैं और इन्होंने साथ में इतनी सफलता प्राप्त की है। और इस समय आप ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो आपको गलत दिशाओं में भटकाते हैं और आपको पढ़ाई से दूर रहते हैं, कहते हैं मैं नहीं पढ़ता, ये है वो है, तू भी ना पढ़। तो ऐसे मित्रों से आपको कतई दूर रहना है, क्योंकि अंत में ये लोग अच्छा स्कोर कर जाते हैं और आप रह जाते हैं, जिसके कारण आपकी बेइज्जती होती है जब आप लोग साथ में होते हैं। और वो दोस्त भी आपको हंसता है जो कहता है कि मत पढ़। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और इसी के साथ मेरे इस पेपर का अंत होता है।